नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। खबरों के तूफान ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से। यूपी के सियासी मैदान में आज जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जोड़ी आज गोरखपुर में होगी। पीएम आज हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। मोदी योगी आज के कार्यक्रम से बीजेपी को पूर्वांचल में ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की मेरठ में साझा रैली होने वाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन होने के बाद दोनों नेता आज पहली बार मंच शेयर करेंगे। मोदी योगी और अखिलेश जयंत का कार्यक्रम का वक्त भी एक ही है। दोनों कार्यक्रम दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू होने वाले हैं। और सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पीएम मोदी आज फिर से पूर्वांचल को सैकड़ों करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। मोदी आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दशकों से बंद पड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री का शुभारंभ होगा, एम्स का उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री मोदी आरएमआरसी के हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पूर्वांचल को कई सौगात दी है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया और अब वो गोरखपुर को एम्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का तोहफा देने जा रहे हैं। ये सारे काम बीजेपी के कार्यकाल में बेहद तेज गति से पूरे किए गए हैं। बीजेपी को इन सारे प्रोजेक्ट से पूर्वांचल में चुनावी फायदा होने की उम्मीद है। 9,600 करोड़, 8,600 करोड़ ऐसी परियोजनाएं हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी परियोजना गोरखपुर की खाद फैक्ट्री है, खाद का कारखाना है, जिसकी कुल लागत 8,603 करोड़ है। इसके अलावा पीएम मोदी गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और आरएमआरसी के हाईटेक लैब का भी उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12:25 पर प्रधानमंत्री गोरखपुर पहुंचेंगे और 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी फर्टिलाइजर प्लांट, एम्स गोरखपुर के साथ कई दूसरी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर समेत पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को आज प्रधानमंत्री 3 गिफ्ट देने वाले हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्री, एम्स के अलावा आरएमआरसी के हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन होगा। आज जिस फैक्ट्री का उद्घाटन होने जा रहा है उसकी लागत 8,600 करोड़ रुपए है, जबकि एम्स 1,011 करोड़ की लागत से बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि दोनों का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुआ था और यह महज 5 साल में बनकर तैयार भी हो गया है। प्रधानमंत्री आज जिस एम्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं वो कितना भव्य और हाईटेक है, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप की एक रिपोर्ट देखिए। के अंदर मौजूद हैं और एम्स गोरखपुर को बनाने में 10,111 करोड़ रुपए जो लगे हैं, निश्चित तौर पर उसको कहीं भी देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं, बड़े बड़े जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन पिलर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, निश्चित तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि न सिर्फ अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखा गया है बल्कि ग्रीनरी का भी यहाँ पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए पेड़ पौधों को किस तरीके से अंदर लगाया गया है और अगर कोई भी पेशेंट ऐसा होता है जो चल नहीं सकता है, उसके लिए यहाँ पर बाकायदा सुविधा की गई है। यह पूरा पोर्च बनाया गया है और इस पोर्च में गाड़ी अगर एंट्री करती है किसी भी जगह से तो निश्चित तौर पर यहां तक आ सकती है और उसके बाद अगर आपको अंदर जाना है, अपना पर्चा बनवाना है, ओपीडी में जाना है, तो ये देखिए ये पूरा एरिया है, यहां पर एंट्री और एग्जिट है। और जब कोई भी पेशेंट अपने तीमारदारों के साथ यहां पर आता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए यहां पर सहूलियत का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जब आप एंट्री यहां पर करते हैं तो बाकायदा मेटल डिटेक्टर के जरिए, यानी कि एक सघन चेकिंग व्यवस्था के जरिए आपके अंदर एंट्री होती है गोरखपुर एम्स में। और अंदर एंट्री होने के बाद ये देखिए ये पूरा एरिया है जहां पर लोग आते हैं, अपना ओपीडी में पर्चा बनवाते हैं और पर्चा बनवाने के बाद उनकी जो इलाज की शुरुआत होती है उसका जो प्रथम चरण होता है, प्रथम फेज होता है, वो दरअसल यही होता है। क्योंकि कोविड को लेकर के इस समय नियम सख्त हैं, इसकी वजह से देखिए पीले जो डॉट्स बनाए गए हैं, पीले सर्कल्स बनाए गए हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और कोई भी जब मरीज यहाँ पहुँचता है या उसके तीमारदार यहाँ पहुँचते हैं तो उनके लिए यहाँ पर बाकायदा व्यवस्था की गई है ओपीडी के रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए यहाँ पर पंजीकरण संख्या के लिए पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जो मेल हैं, फीमेल हैं, उनके लिए अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। तो ओपीडी के पर्चे हैं उनकी भी यहाँ पर संख्या है काउंटर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। सामने की जो लाइन है वो बनाई गई है
कोई भी अगर बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड आते हैं, विकलांग आते हैं, तो उनके लिए एकदम अलग काउंटर यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, कम से कम परेशानी हो। तो 11 करोड़ रुपए की ये परियोजना 110 एकड़ में फैली हुई है। एम्स गोरखपुर के तौर पर शहर के बीचों बीच है और इससे न सिर्फ गोरखपुर के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, बल्कि पड़ोस के जो राज्य पड़ता है बिहार, वहां के लोगों को फायदा मिलेगा। पड़ोसी मुल्क पड़ता है नेपाल, वहां के लोगों को फायदा मिलेगा। और जो लोग इलाज के लिए पहले लखनऊ, वाराणसी या फिर दिल्ली एम्स के लिए जाते थे, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है प्रोजेक्ट, क्योंकि अब लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को निश्चित तौर पर यहीं पे आना होगा, यहीं पे अपना इलाज कराना होगा और उनको वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली एम्स में मिलती हैं उसी की तर्ज पर गोरखपुर एम्स में निश्चित तौर पर मिलेंगी। एम्स का उद्घाटन आज होने जा रहा है, लेकिन इसमें यहां पर इलाज पहले से ही शुरू हो चुका है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में क्या क्या इंतजाम है, रिपोर्ट देखिए। हम इस समय गोरखपुर एम्स के अंदर मौजूद हैं और गोरखपुर एम्स में अगर कोई भी मरीज पहुंचता है तो उसके लिए इमरजेंसी चिकित्सा सेवाएं के लिए यहाँ देखिए किस तरीके की सुविधाएं की गई हैं। जो अत्याधुनिक सुविधाएं आपको लखनऊ या किसी भी बड़े महानगर में मिलती हैं, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। वेंटिलेटर युक्त ये वो सारे बेड हैं। जब कोई भी इमरजेंसी पेशेंट यहाँ पर आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा उसको लेकर के यहाँ पर बाकायदा जो हाई इक्विपमेंट के यंत्र होते हैं उन सबको यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए कि जो मेडिसिन दी जाएंगी, यहाँ पर जो लोग बैठेंगे, इस तरीके का उनका पूरा इंतजाम रखा गया है ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, कम से कम परेशानी हो और उनका जो इलाज है वो बेहतर किया जा सके गोरखपुर में ही। क्योंकि गोरखपुर में एक समय ऐसा होता था जब इंसेफ्लाइटिस को लेकर के गोरखपुर बुरी तरीके से गूंज रहा था और तत्कालीन सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि इंसेफ्लाइटिस से, बीमारी से अच्छे से तरीके से निपटाया सकें। ये पूरा देखिए एरिया है जहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स को यहाँ पर इलाज शुरू किया जा चुका है। क्योंकि ओपीडी में कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि इलाज में पहले दिक्कत आती थी, लेकिन अब यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, उनका बाकायदा इलाज किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें गोरखपुर एम्स में जो मरीज आते हैं उनकी इलाज की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर स्टाफ बैठा हुआ है, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है और निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, इसका यहाँ पे भरसक ख्याल रखा जा रहा है। तीमारदारों के भी बैठने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनका इलाज सुलभ हो सके, अच्छे से हो सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से काम कर रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज भी उत्तर प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल में गठबंधन के बाद आज दोनों पार्टियों की पहली ज्वाइंट रैली है, साझा रैली है। दोपहर करीब 12:15 बजे मेरठ के दपथुआ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ एक मंच शेयर करेंगे। सीट बंटवारे के ऐलान से पहले दोनों पार्टियों का यह एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। इस रैली के दो मायने हैं। एक तरफ साझा रैली के जरिए विरोधियों को मैसेज देने की कोशिश होगी, तो दूसरी तरफ रैली में अखिलेश की पार्टी के कितने लोग आए और जयंत ने कितनी भीड़ जुटाई, इस पर भी लोगों की नजर रहेगी। क्योंकि रैली भले ही साझा हो, लेकिन दोनों पार्टियों के समर्थक लाल और हरी दो अलग अलग रंग की टोपियों में नजर आएंगे। इस रैली से पहले जयंत चौधरी ने मिशन 2022 के लिए एकजुटता पर जोर दिया है। चौधरी अजित सिंह के निधन के बाद जाटलैंड में जयंत का यह पहला चुनावी इम्तिहान है। 2014, 2017 और 2019 में करारी शिकस्त के बाद जयंत की पार्टी आरएलडी के अस्तित्व पर ही एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उन्होंने अब की बार अखिलेश के साथ गठबंधन करना ज्यादा बेहतर समझा। विभाजित होकर इस लड़ाई में हम जीत नहीं पाएंगे, तो एक ही तरीके से, एक ही मन दिल से और संगठन में एका बना के एक उद्देश्य के साथ अगर हम लोग मिलकर काम कर पाएंगे तभी वोट तब्दील होंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। और इस बात का एहसास हमें भी है और उनको भी है। सीट का मसला महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गठबंधन में जब आप बातचीत करेंगे, आप भी चाहेंगे कि आपका दायरा बढ़े, आपके कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने लायक है उनकी भी अभिलाषाएं होती हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए, मंच मिलना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, लोकदल के जो लोग जुड़े हुए हैं, सम्मानजनक गठबंधन हो चुका है और आगे भी सम्मान आपका रहेगा। देखिए, राजनीति में अगर कुछ नहीं होता, मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे और उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप डिप्टी सीएम बनेंगे? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, ना मेरे अंदर इस तरह की इच्छा है। सवाल वही है कि लीडरशिप अच्छी मिलनी चाहिए यूपी को। यूपी की जो संभावनाएं हैं विकास की, वो मैं पूरी होते देखना चाहता हूं।
तो जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ कर चुके हैं, लेकिन सीट बंटवारे का ऐलान अभी बाकी है। अब तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक जयंत ने अखिलेश से 50 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन उन्हें 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं, इस बात की संभावना है। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर इंतजार करना होगा कि आज की इस रैली के बाद कब तक ऐलान होता है। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, मेरठ से, जहां पर आज ये रैली होने वाली है। पवन, आज की इस रैली की तैयारियों की जरा तस्वीरें दिखाएं, किस तरह के वहां पर हालात हैं और कितनी बड़ी भीड़ जुटने वाली है, कैसा होगा आज का ये शक्ति प्रदर्शन? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ आ रहे हैं, गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन गठबंधन की तस्वीर क्या होगी, कितनी सीटें आरएलडी को मिलेंगी, उस पर सबकी निगाहें होंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पिछले कृषि कानूनों के विरोध के चलते यहां खबरों के केंद्र में रहा है। देखना होगा कि किसान आंदोलन का कितना असर है। फिलहाल अगर मेरे कैमरामैन पैन करके दिखाएं तो नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है और यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी भी कार्यक्रम शुरू होने में 2 से ढाई घंटे का वक्त बाकी है, यानी इस मैदान को पूरा होने में या भरने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां की 70 सीटों में से 52 सीटों पर बीजेपी जीत पाने में कामयाब रही थी और आरएलडी को सिर्फ एक विधायक मिला था जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गया। तो कुल मिलाकर जयंत चौधरी के सामने आरएलडी के अस्तित्व की लड़ाई है। दोनों अखिलेश और साथ आए हैं, देखना है कि कितनी सीटों पर गठबंधन होता है और जब अखिलेश और जयंत साथ आएंगे तो किस तरीके की दोनों की कंबाइंड फोर्स होगी, उस पर सबकी निगाहें टिकेंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नतीजे इस बात पर तय होंगे कि समाजवादी और आरएलडी के बीच गठबंधन कितना मजबूत है, कितना दिल से है। क्या समाजवादी के वोटर आरएलडी को और आरएलडी के वोटर समाजवादी को वोट देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी गठबंधन के कई प्रयोग हो चुके हैं जिसमें बीएसपी और एसपी भी साथ में आए थे। इससे पहले एसपी और कांग्रेस भी साथ में आए थे, लेकिन वो सफल नहीं रहे थे। लेकिन अब की बार अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन की रणनीति पर चल रहे हैं, चाहे वो अलग अलग इलाकों वाली छोटी छोटी पार्टियां हो। और इंतजार करते हैं कि आज की ये रैली जो है ये कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगी और किस तरह का संदेश, किस तरह का पैगाम खासतौर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज की इस रैली से जाएगा। और उससे बड़ी बात कि उसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर के क्या फॉर्मूला तय होता है। पवन, आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग से एक बहुत बड़ी खबर है। संसद से गैर हाजिर सांसदों को प्रधानमंत्री ने कड़ी फटकार लगाई है। पीएम ने ऐसे सांसदों से कहा है कि परिवर्तन लाइए, नहीं तो परिवर्तन तो हो ही जाता है। पीएम ने गैर हाजिर रहने वाले सांसदों से यह बात भी कही कि बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, मतलब यह कि एक बार में समझ लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो संसद से जो सांसद गैर हाजिर रहते हैं उनको एक तरह से प्रधानमंत्री ने नसीहत दी है, फटकार लगाई है कि संसद से गैर हाजिर रहना अच्छी बात नहीं है और अपने अंदर बदलाव लाइए, वरना बदलाव तो हो ही जाता है, कुदरती तौर पर भी बदलाव होते रहते हैं। तो जो लोग संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते हैं, प्रधानमंत्री ने एक उनको संदेश दिया है, एक तरह से फटकार लगाई है। तो यह बड़ी खबर, पीएम ने संसदीय दल की बैठक में उन सांसदों को फटकारा है जो संसद की कार्रवाई से गैर हाजिर रहते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, कौन कौन से सांसद हैं जिनको एक तरह की नसीहत मिली है कि संसद की कार्रवाई में आना जरूरी है? देखिए, किसी को नेम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, लेकिन किस संदर्भ में कहा, ये पिछले 3-4 दिनों के संसद की कार्रवाई को देखें तो जैसे कल भी एक नौबत आई वॉइस वोट की, तो उसमें बीजेपी सांसदों की मौजूदगी कम थी। इसके अलावा संसद में अलग अलग मौके पे जैसे कोरम पूरा नहीं करने को लेके परसों बहुत देर तक घंटी बजानी पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि अगर पार्लियामेंट में एक जो निश्चित सांसद सदस्यों की मौजूदगी की जो शर्त है, अगर वो पूरा नहीं होती तो सदन की कार्रवाई शुरू ही नहीं होती और वैसे कंडीशन में बार बार घंटी बजाना पड़ता है, बेल बजाना पड़ता है। ऐसे मौके पिछले 3-4 दिन में 2-3 बार आए हैं। तो इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सख्त संदेश था। उन्होंने ये कहा
कि बार बार किसी बात को कहना आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परिवर्तन कीजिए। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो परिवर्तन तो हो ही जाता है। जाहिर तौर पर इसका संकेत समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कितनी सख्त चेतावनी थी वैसे सांसदों के लिए, जो कि जब सत्र चल रहा होता है तो सदन में मौजूद नहीं रहते हैं। उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इन सारे घटनाओं का जिक्र किया कि कैसे किन किन मौकों पे हमारे सदस्य उपस्थित नहीं थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि परिवर्तन कीजिए अपने व्यवहार में, नहीं तो परिवर्तन तो हो ही जाता है। ये देवेंद्र बड़ी बात है कि अपने अंदर बदलाव लाएं, वरना बदलाव हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से है। अमृतसर के सियासी दौरे पर गए अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चन्नी पर गंभीर आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि सीएम चन्नी के इलाके में अवैध खनन हो रहा है, कई मंत्री इसमें शामिल हैं। खुद सीएम चन्नी पर रेत चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। केजरीवाल ने पूछा कि अवैध खनन को कहीं चन्नी का संरक्षण तो नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब के अपने हलके चमकौर साहब में अवैध रेता माइनिंग होते हुए पाया गया है। जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री के अपने हलके के अंदर अवैध माइनिंग अगर हो रही है तो ऐसा तो सोच पाना मुश्किल है कि उन्हें पता नहीं होगा। उनके ऊपर रेता चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। मैंने सुना था कुछ दिन पहले कैप्टन साहब ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे एमएलएज हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो रेता खनन को संरक्षण देते हैं या रेता खनन करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।